राहुल गांधी की जो सोच है उस सोच को इम्प्लीमेंट करने पर लौटी, जहां राहुल गांधी को ये लगता है कि पावर या सदन में पहुंचने या रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें ये सब चीज़ें जिनके पास नहीं है और जो उम्मीद खो बैठे। हम जब भी बात करते हैं, हम और आप नॉर्मल इंसान भी जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं राजनीति की, छोड़िए सांसद विधायक, हम सरपंच के चुनाव की भी बात करते हैं तो सबसे पहले 10 में से 9 लोग ये कह के पीछे हट जाते हैं कि छोड़िए यार, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम नहीं लड़ सकते चुनाव। सरपंच के चुनाव में भी हम ये कहते हैं। सोचिए भारत की राजनीति में पैसा कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। और अक्सर आपने देखा है, इधर बीजेपी या इधर कांग्रेस है, कोई पार्टी हो, क्यों पैसे वाले लोगों को फटाफट से टिकट भी मिल जाती है। आम आदमी पार्टी ने तो ये ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि राज्यसभा जो भेजे गए उनका बैंक बैलेंस ज़्यादा देखा गया क्रेडेंशियल की वजह। तो ऐसी हालत में अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ये तय करे कि भाई तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक, हम पैसे के ज़रिए आपको संसद नहीं भेज सकते, आप काबिल होंगे तो आपको भेजेंगे, अब आप काबिल नहीं रहे, रिटायर हो चुके हैं, रिटायर की उम्र हो चुकी है, रिटायर हो जाइए, आपका बेटा काबिल नहीं है, जिस दिन काबिल होगा लोकसभा में आ जाएगा वो। तो ऐसा संदेश अगर कांग्रेस दे रही है तो कहानी तो अभी फिर बहुत बाकी है। कहानी मैंने इसलिए कहा बहुत बाकी है क्योंकि अभी कमलनाथ जैसे काफ़ी लोग हैं कांग्रेस के अंदर। यहाँ पर मैं दिग्विजय सिंह की तारीफ करूँगा। दिग्विजय सिंह सही में, उनको राजनीति की बहुत समझ है। वो पहले ही भांप चुके थे कहीं ना कहीं कि शायद उनका राज्यसभा का नंबर इस बार नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते, वरना उनकी भी वही किरकिरी होती शायद जो भी कमलनाथ की हो रही है। पी चिदम्बरम भी समझ गए थे कि वक्त हो गया है पूरा, सलमान खुर्शीद समझ चुके हैं। कांग्रेस में मतलब जो बचे हैं सीनियर नेता, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस के टाइम के, ज़्यादातर कोई बात समझ में आ गई कि अब वक्त उनका नहीं रहा। चंद हैं जो आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से कांग्रेस है, वो कांग्रेस की वजह से नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं उनमें एक नाम ले सकता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनमें से हैं जो आज भी मानते हैं कि कांग्रेस उनकी वजह से, वो कांग्रेस की वजह से नहीं है। और ऐसे चंद और नेता हैं जो आए बगाए बयान भी उल्टे सीधे देते हैं, आपको ध्यान होगा। उन सब की कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा है राजनीतिक तौर पर, और आखिरी चैप्टर में आपको हो सकता है कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए या कुछ सम्मान, जैसे होता है ना क्रिकेट में कि किसी को रिटायर करना हो तो एक आखिरी मैच खिला देते हैं उसको, हो सकता है कुछ को ऐसा मिल जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस पीछे मुड़ के देखने वाली है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कांग्रेस में ऐसे बुज़ुर्ग चेहरे, मैं फूके हुए कारतूस नहीं कहूँगा, बुज़ुर्ग चेहरे, क्योंकि अपने वक्त में इन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है और घर में बुज़ुर्ग हों तो राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने जो देखा होता है, जो समझा होता है, उसमें जो उनकी राय होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कांग्रेस के ये बुज़ुर्ग अब शायद एक्टिवली आपको ना दिखे पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा वो, लेकिन ये है कि कांग्रेस में बीजेपी से अलग कल्चर है। बीजेपी में जहां मार्गदर्शक मंडल बोलकर मार्गदर्शक मंडल बनाएगा, रिटायर किया जाता लोगों को, उसके बाद उन्हें पूछा तक नहीं जाता, कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस में फ़र्क ये है कि आज भी देखिए, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे जो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं नेता, उम्र दराज नेता हैं, शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 78 साल के आसपास है, उनकी वापसी की कयास कांग्रेस में है, तो कांग्रेस स्वागत करने के लिए तैयार है। वरना वैसे तो अब कह देना चाहिए था कांग्रेस को भी कि अमरिंदर सिंह अब तो किसी काम के नहीं है, लेकिन उम्र हो गई है तो क्या हुआ, कांग्रेस के स्टॉलवर्ट रहे हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया, 2 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अभी भी कांग्रेस कहती है अगर आते हैं तो स्वागत है। ये है कांग्रेस और बीजेपी कल्चर में फ़र्क, जहां बुज़ुर्गों की इज्जत की जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब कांग्रेस ने ये ज़रूर कर दिया कि अगर बुज़ुर्ग कहे कि भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो फिर कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आप सीनियर हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो आप पिछली सीट पर बैठ के आराम से सफ़र कीजिए, गाड़ी
स्टीयरिंग अब नए लोग चढ़ाएंगे, गाड़ी की कमान अब नए लोगों के हाथ में रही, आप पीछे बैठ के आराम से सफ़र कीजिए। ये ज़रूर हो गया है। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस के अंदर कहानी है और कहानी के अंदर अभी दूसरी कहानी बाकी है और एक और कहानी अभी और बाकी है। कल राज्यसभा का जो नॉमिनेशन हुआ उसके बाद जो कहानियाँ सामने आई वो कहानियाँ बता रही हैं कि कहानी के अंदर कहानी और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस कैसे बदल रही है, कैसे वो कांग्रेस धीरे धीरे बाहर निकल रही है या वो कांग्रेस खत्म हो रही है जो कांग्रेस संघ की जो चाहत थी उस हिसाब से चला करती थी। वो कांग्रेस जो डर से ज़्यादा चलती थी, वो कांग्रेस जो अपने बारे में कम सोचती थी, सत्ता में बैठी बीजेपी के हितों के बारे में ज़्यादा सोचती थी, वो कांग्रेस धीरे धीरे यूं उतर रही है जैसे सांप की केंचुली उतरती है। वो कांग्रेस साफ हो रही है क्योंकि इस नई कांग्रेस का नाम है राहुल कांग्रेस और इस नई कांग्रेस ने एक ऐलान राज्यसभा उम्मीदवारी में कर दिया कि अब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है माननीय कमलनाथ। कहा जाता है कि माननीय कमलनाथ ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर जगह हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाए क्योंकि आज की डेट में ना उनके पास कोई पद है ना उनका बेटा सांसद है और ये एक ऐसा ख़ानदान है जो बिना पद के रह नहीं सकता, बिना पावर के रह नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी ने कमलनाथ को राज्यसभा भेजना तो दूर की बात, मिलने का भी वक्त नहीं दिया। हाईकमान ने किसी से मिलने का वक्त नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है जो कांग्रेस कमलनाथ को इसलिए मुख्यमंत्री बना देती है क्योंकि कमलनाथ ने पूरा चुनाव जो है मध्य प्रदेश का वो अकेले के दम पे काफ़ी हद तक फाइनेंस किया था, फाइनेंस का जुगाड़ किया था। कांग्रेस को पैसे की ज़रूरत थी, आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, आज भी है, नो डाउट आज भी है, लेकिन आज 4 राज्यों में सरकार है और 4 में से 3 राज्य ऐसे हैं जो इस देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। सरकारी खाते में भी सबसे ज़्यादा पैसा उन 3 राज्यों से आता है। नाम है केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तमिलनाडु में सहयोगी हैं, सरकार में साथी हैं। तो हिम्मत, जब आदमी की जेब में 2 पैसे आते हैं ना तो आदमी में हिम्मत भी आ जाती है, फिर अपने असूलों पे चल पाता है। वो वापस कांग्रेस अपने असूलों पे लौटी। वो कहानी बहुत लंबी चलेगी, उस कहानी का जिक्र कभी और करूँगा, किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ कि जो राहुल गांधी ने जो छोड़ा है तीर, वो तीर बहुत जगह घायल कर गया। जहाँ उन्होंने कहा कि संस्थागत विद्रोह की जो उन्होंने एक जिक्र किया है उसने एक्चुअल में बहुत कुछ हिला डाला है। उससे बहुत सी कहानियाँ अब रोज़ाना सुनने को मिल रही, क्योंकि अभी कहानियाँ निकल रही है। कितनी ऑथेंटिकेट है कितनी नहीं है ये मैं तब तक आपके सामने नहीं रखूँगा जब तक मुझे खुद इस चीज़ का विश्वास ना हो जाए कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना जो है वो झूठ पिरोया जा रहा है। क्योंकि झूठ पिरोने वाले दोनों तरफ से, देखिए ईमानदारी से बताऊं, अगर बीजेपी में झूठ फैक्ट्री चलती है तो कांग्रेस में भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए झूठ फैक्ट्री चलाने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। तो उन सब का नाप तोल करना, उन्हें तोलना, वो कितने दम है उनमें, उनकी बातों में, और कितना सही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं एक बार इस कहानी को भी आगे बढ़ाऊंगा और आपके सामने रखूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ने जो तीर जिस निशाने पे लगाना सोच के छोड़ा था, क्या वो तीर उस निशाने पे लगा है, और लगा है तो क्या वो तीर सिर्फ उस निशाने तक रहा है या उस निशाने को चीरता हुआ उसके पीछे खड़े दूसरे निशाने तक पहुंच गया है। ये कहानी अभी बाकी है। फ़िलहाल इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत शानदार रहे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।